हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के एक क्वेश्चन से लेकर के 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है तो सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डाट डाट के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। अब जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से, जियोजेब्रा जो है तो ये सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डाट डाट को, यानी शिक्षार्थी जो है तो डाट डाट के द्वारा ज्यामितीय को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो आइए चलिए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि खोज परक उपागम, यानी खोज परक उपागम के द्वारा तो ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। यानी शिक्षार्थी जो हैं तो खोज परक उपागम के द्वारा तो ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। या है कि परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, या अगला वाला देखिएगा, अगला वाला ऑप्शन ये है कि परियोजनाओं यानी परियोजना आधारित उपागम, या नेक्स्ट है कि व्याख्यान आधारित उपागम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से तो शिक्षार्थी जो हैं तो वो खोज परक उपागम के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। यानी ज्यामिति के जो सभी अवधारणाएं, सभी गलतियां जो ज्यामिति से संबंधित होती हैं तो वो शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी खोज परक उपागम। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। अब कक्षा 6 की आप पाठ्य पुस्तक से तो निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो चलिए देखिए कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए कि जिसका योगफल जो होगा तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है, यानी ये प्रश्न क्या उल्लेख करता है कि पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखना है कि जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसमें कहा गया है कि उपरोक्त प्रश्न जो है तो उल्लेख करता है। तो चलिए देखिए क्या उल्लेख करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि चिंता यानी चिंतनपूर्ण प्रश्न, यानी उपरोक्त प्रश्न तो ये उल्लेख करता है, चिंतनपूर्ण प्रश्न उल्लेख करता है। या नेक्स्ट है कि बंद अंत वाला प्रश्न, या अगला वाला है कि बहुविषयी, या नेक्स्ट है कि खुले अंत वाला प्रश्न। तो इसमें कहा गया है कि उपरोक्त प्रश्न जो है तो ये उल्लेख करता है, तो ये उल्लेख करता है खुले अंत वाला प्रश्न, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। अब इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है, यानी ये प्रयोजन जो ये कार्य बच्चों से अध्यापक ये करवा रहा है तो वो क्या है। तो आइए देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि शिक्षार्थी की उपलब्धियों की संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, यानी शिक्षक का ये प्रयोजन दर्शा रहा है कि शिक्षार्थी की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना। या अगला वाला देखिएगा कि अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना। या नेक्स्ट है कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन करना। या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त करना, यानी उस शिक्षक का तो उद्देश्य ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें, यानी उस शिक्षक का यही प्रयोजन होगा। या फिर आइए देखिए क्या होगा उस शिक्षक का प्रयोजन। तो देखिए कि कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री और 60 डिग्री तथा 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद में विद्यार्थियों को 15 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। अब जो है इस समय का यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है तो वो क्या है। तो देखिए कि अध्यापक का प्रयोजन यही है कि दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि छाया ने दी गई परिमेय संख्या को
इस प्रकार हल किया, -25/-30 बराबर -5/6। तो इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है, यानी इस त्रुटि को क्या माना जा सकता है। छाया ने जो है तो दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार से हल किया है, -25/-30 बराबर -5/6। अब इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जा सकता है। तो पहला वाला ये ऑप्शन देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि प्रक्रमण परक त्रुटि, यानी ये त्रुटि जो है तो प्रक्रमण परक त्रुटि है। या अगला है कि समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि है। या अगला वाला है कि लापरवाह त्रुटि है या संकल्पनात्मक त्रुटि है। तो देखिए कि ये त्रुटि जो है तो ये त्रुटि कहलाएगी संकल्पनात्मक त्रुटि कहलाएगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। अब कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में तो दी गई है निम्नलिखित समस्या, तो उसको पढ़ना है। तो पहला है कि एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी दो स्थान जो है तो वो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, यह समस्या है। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित समस्या, यानी ये जो है तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित समस्या है। या अगला है कि समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाने की। या नेक्स्ट है कि अंतर विषयी प्रकृति की। या अगला है कि अनुसंधानात्मक प्रकृति की। तो देखिएगा कि एक मानचित्र में जो है तो दिया गया है कि जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी पूछा गया है क्या होगी, यानी यह समस्या क्या होगी। तो देखिए ये समस्या है अंतर विषयी प्रकृति की। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गणित में समस्या के समाधान का तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। अब गणित में समस्या समाधान का तो कौन सा ऐसा तरीका कि जो नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि अंत से आरंभ की ओर हल करना, यानी ये तरीका नहीं है। या अगला है रट लेना, या परीक्षण और त्रुटि विधि, या फोर्थ है कि चित्रांकन। तो इसमें कहा गया है कि गणित में समस्या के समाधान का तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है पूछा गया है। नहीं, तो नहीं के लिए देखिएगा रट लेना, यानी गणित जो है तो रट कर आप कभी नहीं सीख सकते हैं। तो रट लेना जो है तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्वि-आयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग। अब देखिए कि तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें जो है संख्याओं के गुणनखंड या द्वि-आयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग, यानी इनका प्रयोग होता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। या सेकंड ऑप्शन देखिएगा कि सेकंड ऑप्शन ये है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। या है कि विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। या फिर विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। तो देखिएगा कि तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें जो है संख्याओं के गुणनखंड या द्वि-आयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। तो आदि होता है तो इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों के लिए, तो इनका प्रयोग विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, यानी गलतियों को, अवधारणाओं के विद्यार्थियों के द्वारा जो गलतियां की जाती है तो उनको समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। अब दो पूरक कोण है जो कि 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा कि कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह। तो पहला है कि निम्न श्रेणी का विचार है, यानी जो है कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह जो है तो निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने में आधारित है। या फिर कि उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। या फिर उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। या फिर है कि निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए तथा इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि। अब विद्यार्थी जो हैं तो गणितीय समस्याओं को, मैथमेटिकल समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं। तो क्यों गलतियां करते हैं? तो आइए देखिए कि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, यानी इसीलिए वह गलतियां करते हैं। विद्यार्थी जो हैं तो एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, इसीलिए वो जो है तो गणितीय समस्याओं को हल करने में गलतियां करते हैं। या फिर है कि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। या नेक्स्ट है कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। या फिर है कि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। यानी विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो आइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कि विद्यार्थी जो हैं तो गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे इसलिए गलतियां करते हैं कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डाट का अनुपालन कर रही है। यानी क्षेत्र मिति टॉपिक पढ़ाते समय तो एक शिक्षिका जो है आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र जो है तो वो लिख देती है। अब यह तरीका दर्शाता है कि वह डाट का अनुपालन कर रही है। यानी यह तरीका दर्शाता है कि वो शिक्षिका जो है तो किसका अनुपालन कर रही है। तो पहला वाला देखिएगा कि निगमन उपागम या प्रायोगिक उपागम या व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम। तो देखिए कि क्षेत्र मिति पढ़ाते समय जो शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, अब उसका यह तरीका दर्शाता है कि वह जो है निगमन उपागम का अनुपालन कर रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समस्या समाधान पद्धति है। अब देखिए कि समस्या समाधान पद्धति क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, यानी समस्या समाधान पद्धति। तो ये गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। या फिर विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक अन्वेषणात्मक चिंतन विकसित करना। या फिर गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। या फिर कि पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना। अब इसमें कहा गया है कि समस्या समाधान पद्धति है। अब समस्या समाधान पद्धति क्या है?
तो देखिए कि समस्या समाधान पद्धति ये है कि गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैनिपुलेटिव गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो श्री मनीष क्या करते हैं, यानी श्री मनीष जो है तो वो क्या करना चाहते हैं। तो पहला है कि समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सकें जो उनकी रुचि का नहीं है, या फिर केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, या फिर है कि सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, या फिर है कि अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अब देखिए कि श्री मनीष जो है तो सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों जैसे मैनिपुलेटिव गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। अब श्री मनीष ये चाहते हैं इन सब गतिविधियों का प्रयोग करके, तो श्री मनीष ये चाहते हैं कि वह सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। गणित में जो है तो शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ जो हैं तो वो प्रयुक्त हो सकती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि जांच सूची यानी पोर्टफोलियो कागज पेंसिल परीक्षा, या फिर मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा तथा कक्षा की सहभागिता, या फिर है कि जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता, या अगला है कि पोर्टफोलियो परियोजना कागज पेंसिल परीक्षा। तो देखिए कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। अब देखिएगा कि गणित में शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए तो सबसे अच्छी मूल्यांकन नीतियाँ पूछा गया है कि कौन सी जो है मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा तथा कक्षा की सहभागिता। राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। कक्षा 7 का एक शिक्षक है जो कि सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। अब कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो आइए देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया, या फिर विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, यह है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं, या फिर कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। तो देखिएगा कि कक्षा 7 का एक शिक्षक जो है तो सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है, सभी प्रकार के जो है चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। अब उसके बाद में इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं, यानी वो छात्रों से तो चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित तो छात्रों में जो समस्याएं हैं उसको वो शिक्षक पूछ रहा है कि चतुर्भुज का निर्माण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अब कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता। अब इसका संभावित कारण हो सकता है, यानी इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका संभावित कारण यही होगा कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया।
कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जो है तो निम्नलिखित कार्य दिया गया, जैसे एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर गुणे 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। एक खुला बक्सा जो है तो वो 50 सेंटीमीटर तथा 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। अब बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य जो है तो डाट डाट की ओर संकेत करता है। यह कार्य जो है अब देखिए किसकी ओर संकेत करता है, तो पहला वाला ऑप्शन है कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह आयत फल की यानी क्यूबाइड के आयतन के सूत्र के ज्ञान की मांग करता है। या फिर है कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि ये जो है तो सम्मिलित संकल्पनाओं और आवश्यक प्रक्रिया के मध्य कोई संबंध नहीं है। या उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। या फिर है कि उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ के उपयोग की मांग करता है जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया निहित है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।